40 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये टॉपिक्स हमने जो कवर किए हैं जिसमें था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट इन कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉक ऑन अ करंट इन कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज और मास का रेशियो हमने डिस्कस किया। डी लॉ के बारे में बात की और इसके अलावा हमने डिस्कस किया फोर्स बिटवीन टू करंट कंडक्टर्स क्या होती है, एम्पियर्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात की हमने, इंडक्शन के फिनोमेना को डिस्कस किया, फैराडेस के लॉ और किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस करवानी चाहिए उसके तरीके, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन पे बात करते हैं और अगर वक्त बचा तो उस पर ट्रांसफार्मर में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को अगर हम समझते हैं, सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम करंट चेंज करते हैं कॉइल में और उसी कॉइल के अंदर जो है उसका इफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट पड़ने के बाद होता ये है कि यहाँ पर जो है करंट इंड्यूस हो जाता है, उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, हम उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है उस पर बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम एक सिंगल कॉइल की बात नहीं करते हैं, हम दो कॉइल की बात करते हैं। हमारे पास एक कॉइल होता है प्राइमरी और एक कॉइल होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल वो होता है जहाँ पर हम करंट सप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम बैटरी या एसी सोर्स सप्लाई करते हैं, वो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है। जबकि सेकेंडरी कॉइल हमारा वो कॉइल होता है जिसके ऊपर हम इफेक्ट चेक करते हैं, प्राइमरी कॉइल का क्या इफेक्ट, प्राइमरी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं जिसकी वजह से इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल पर पड़ता है। उस इफेक्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज़। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसे फिनोमिना को कहा जाता है जिसके अंदर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं और करंट को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एक की लगा के रखते हैं, यानी स्विच लगा के रखते हैं, स्विच को ऑन या स्विच को ऑफ करते रहते हैं जिससे करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, यानी करंट चेंज होता रहता है। जब करंट चेंज होता है तो करंट चेंज होने से फैराडेस लॉ के मुताबिक हम जानते हैं जब करंट चेंज होगा तो करंट बेसिकली सोर्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फैराडेस लॉ के मुताबिक अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने कुछ यही काम किया कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ और ये फ्लक्स जो है लिंक हो रहा है सेकेंड कॉइल के साथ, यानी यहाँ पर कभी ज़्यादा फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में, कभी फ्लक्स कम होगा, जिससे फ्लक्स जब चेंज होगा तो चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया जाए और सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो ऐसे फिनोमेना को नाम दिया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी एक कॉइल के इफेक्ट को दूसरे कॉइल पर हम चेक करते हैं क्या होता है। तो करंट चेंज इन वन कॉइल produce an EMF in second coil known as mutual induction। इन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास जो है एक कॉइल है जिसमें हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं P और S यानी स्विच। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है जो कि ब्लू लाइन की फिगर में नजर आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है सेकंड कॉइल के साथ जिसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच है और गैल्वानोमीटर मुसलसल डिफ्लेक्शन हमें शो करता हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी बैटरी तो नहीं लगी, गैल्वानोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर हमें ये इंडिकेट करता है कि इस सेकेंड कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो चुका है। कैसे इंड्यूस हो चुका है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है जिससे फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से सेकेंड कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी तरह सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं तो सेकंड डायग्राम के अंदर भी हमें कुछ यही चीज़ नजर आ रही है कि एक कॉइल जो कि सोर्स के साथ कनेक्ट है, हम वहाँ पर जो है करंट चेंज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है कम होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है कम होती है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होता है सेकंड कॉइल के साथ और जब फ्लक्स चेंज होता है सेकंड कॉइल के साथ देखिए लैंप लगा हुआ है, लैंप ऑन और ऑफ हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, तो सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, इस फिनोमेना को समझते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली भी हम ये बात करते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, अगर हम देखा जाए इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो सेकंड कॉइल के अंदर हो रही है और करंट जो चेंज होता है वो प्राइमरी कॉइल में होता है, यानी प्राइमरी कॉइल में ये जो प्राइमरी
कॉइल हम देख रहे हैं, इस प्राइमरी कॉइल में हमें करंट चेंज करना है और करंट को चेंज करने के लिए आमतौर पर हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम करंट चेंज करना चाह रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं। जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करते हैं उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होता है और जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होता है सेकेंड कॉइल के अंदर उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो हम इस बात को लिखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंड कॉइल इज डिपेंड ऑन करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर लाके लगाया हमने और यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर का नाम था m और m यहाँ पर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जबकि माइनस साइन हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं, तो माइनस साइन लगाने की वजह यही होती है कि हम यहाँ पर लेंस लॉ पढ़ चुके हैं और लेंस लॉ यही बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो जो फील्ड इंड्यूस करती है, इंड्यूस ईएमएफ की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करती है उसको। तो इस अपोजिशन की वजह से हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और सेकेंडरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं और इस अपोजिशन को हम शो करते हैं इस नेगेटिव साइन से। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैराडेस लॉ के हवाले से और म्यूचुअल इंडक्शन को कंबाइन करते हैं। तो फैराडेस लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी के पास और फ्लक्स चेंज कितना हो रहा है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन में क्या पढ़ा, करंट चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। फैराडेस लॉ क्या कहता है, फैराडेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। हम फ्लक्स को चेंज करने के लिए करंट को चेंज करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में विद रिस्पेक्ट टू करंट बात की जाती है और फैराडेस लॉ पे विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स बात की जाती है। लेकिन दोनों की बात तो एट द एंड ईएमएफ के हवाले से की जा रही है कि ये भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकंड के अंदर, ये भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकंड के अंदर। तो हम इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं एक्सप्रेशंस को तो कंपेयर करने के बाद हम जानते हैं कि दोनों में ईएमएफ के जो वैल्यूज थी ईएस ईएस हम इनको रिप्लेस करते हैं तो माइनस एम आई पी और टी आ जाता है और एन एस पाई और टी आ जाता है। माइनस साइन और माइनस साइन हम कैंसिल करते हैं यहाँ पर और डेल्टा टी की वैल्यूज भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास एम आई पी और एन फाइव। ये बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया जिससे हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के हवाले से। म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या चीज़, इंडक्टेंस। तो जब इंडक्टेंस की बात की जाती है तो इंडक्टेंस का मतलब होता है किसी भी कॉइल की एबिलिटी कि वो कितना ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है या किसी भी कॉइल की एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। हम इस एबिलिटी को नाम देते हैं उसकी इंडक्टेंस का। और डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कॉइल की वो एबिलिटी आप मेजर कर लें कि जो प्रोड्यूस करती है ईएमएफ प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है आप इस एबिलिटी को क्या नाम देते हैं, उसकी इंडक्टेंस का नाम देते हैं। इस इंडक्टेंस की डेफिनेशन कुछ ये होती है कि इंडक्टेंस रेशियो होता है, रेशियो मीन्स डिवीजन होता है जिसका कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है करंट को चेंज करने की वजह से। तो ईएमएफ का फॉर्मूला भी यही, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी यही होता है कि ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल एंड रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। कितना करंट चेंज करने से कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया। हम करंट लेट सपोज चेंज करते हैं 1 एम्पियर का, टाइम लगता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हम 1 एम्पियर करंट चेंज करते हैं। इससे होता क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेट से हमने यहाँ पे बात की हम करंट चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर का और 1 एम्पियर करंट चेंज करने में टाइम लगता है 1 सेकेंड। इससे होता ये कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है 1 वोल्ट की। तो ये जो 1 वोल्ट की अब ईएमएफ इंड्यूस हुई है आपने इसको क्या नाम दे देना है एम। और ये एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, वो अमाउंट ऑफ ईएमएफ होता है जो करंट को चेंज करने की वजह से प्रोड्यूस हो। तो उस ईएमएफ को आप ईएमएफ नहीं कहेंगे, आप उसको नाम क्या दे देना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब बात करते हैं इसके यूनिट के हवाले से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो यूनिट होता है वो सेल्फ इंडक्शन का ही है। सेम यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हेनरी होता है। जब इंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं इंडक्टेंस का यूनिट हमें हेनरी ही करना है। इंडक्टेंस का मतलब कॉइल की एबिलिटी, हाउ मच द कॉइल कैन प्रोड्यूस ईएमएफ। अब इस हेनरी को डिफाइन करते हैं कि हेनरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो 1 हेनरी की जो डेफिनेशन होती है, 1 हेनरी की डेफिनेशन कुछ ये होती है कि अगर हम किसी कॉइल के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पियर करंट चेंज करते हैं और करंट चेंज करने से उसके पास 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है,
तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि उस कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, 1 हेनरी के बराबर है। तो 1 हेनरी इज दैट अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस इन विच चेंज द करंट बाय 1 एम्पीयर इन 1 सेकंड एंड ईएमएफ इंड्यूस ऑफ 1 वोल्ट। सो 1 हेनरी हम उस अमाउंट को कहेंगे। तो 1 हेनरी की डेफिनेशन थी ये। अब बात करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स के हवाले से, म्यूचुअल इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो हम जो न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल है 40.10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करें यानी एम मालूम करें। जबकि आप पेयर ऑफ कॉइल्स, हमारे पास पेयर होता है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, दो कॉइल होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्राइमरी के अंदर हम करंट चेंज करते हैं, सेकेंडरी के अंदर हम ईएमएफ को इंड्यूस करवा देते हैं। तो इफ अ करंट चेंज ऑफ 6 एम्पियर इन वन कॉइल, ये जो वन कॉइल की बात की जा रही है बेसिकली प्राइमरी कॉइल की बात की जा रही है। तो हम 6 एम्पियर का करंट चेंज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, जिसकी वजह से होता यह है कि फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। और कितना फ्लक्स इंड्यूस होता है, 12 10⁻⁻⁴ वेबर का फ्लक्स होता है। जबकि सेकंड कॉइल के पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो डाटा के अंदर हमने लिख दिया करंट चेंज। तो करंट चेंज कितना हो रहा है, डेल आई पी यानी डेल चेंज आई करंट किसमें होता है, प्राइमरी में। कितना हुआ, क्वेश्चन के मुताबिक 6 एम्पियर का करंट चेंज हुआ। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमें कि फ्लक्स जो सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है वो है 12 10⁻⁻⁴ वेबर का। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकंड कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2000 है, तो हमने लिख दिया एन नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल के 2000। हमें मालूम करना है एम, और एम का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो हमें एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एम मालूम करते हैं, और एम मालूम करने के लिए हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की कि म्यूचुअल इंडक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच इज दैट फिनोमेना इन विच करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। अगर फैराडेस लॉ की डेफिनेशन की बात की जाए, फैराडेस लॉ क्या है, व्हेन वी चेंज द फ्लक्स इन अ कॉइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जब हम किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। अब इन दोनों बातों को कंपेयर करें अगर हम, तो कंपैरिजन के बाद हमें कुछ ये इक्वेशन मिलती है। हम ES दोनों में रिपीट होता हुआ देख रहे हैं, तो हमने माइनस एम आई पी ओवर टी को NS 5 को टी से कंपेयर करवाया। कंपैरिजन के बाद माइनस और माइनस साइन हमने कैंसिल करना है, तो माइनस से हमने इस माइनस को कैंसिल किया, टाइम और टाइम कैंसिल हुआ, और रह गया आपके पास MIP और N5S रह गया आपके पास। ये आपको एक स्टेप मिल गया बराबर। अब इसके बाद करंट चेंज प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लायर था, तो हमने इसको डिवाइड में लिख देना है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है, 2000 नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास। फ्लक्स चेंज कितना था, 12 एक्सपोनेंट -4 वेबर का, और करंट चेंज हमें 6 का गिवन था क्वेश्चन में। तो हमने सॉल्व किया इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हमें जवाब मिला 0.4H। H बेसिकली हेनरी है, और हेनरी किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का। तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आ गई 0.4H, या अगर इसको कन्वर्ट करें मिली हेनरी में तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जवाब मिलता है 400 mH, M मिली और H हेनरी। तो ओवर हम इंडक्टर्स को मिली हेनरी के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, और जो हम यहाँ पर इंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी है, 400 मिली हेनरी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है 14.11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि हम ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं 45 मिली वोल्ट्स की। हम इतनी ईएमएफ इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं एक कॉइल में जिसके पास कितने टर्न्स हैं, 500 टर्न्स हैं उसके पास, और करंट जब चेंज होता है वो कितना होता है, 10 एम्पियर से 4 एम्पियर में आ जाता है। यानी पहले करंट 10 एम्पियर था, और 10 एम्पियर से आप 4 एम्पियर चेंज करने में वक्त देते हैं। कितना वक्त देते हैं आप, 0.2 सेकंड में आप ये करते हैं कि 0.2 सेकंड गुजरने के बाद आप ये देखते हैं कि करंट 10 एम्पियर से कितने एम्पियर पर आ गया, 4 एम्पियर पे करंट आ गया। तो हमें टाइम का पता है, करंट का पता है, नंबर ऑफ टर्न्स और ईएमएफ का पता है। हमें मालूम करना है क्वेश्चन के अंदर, अगेन जो पिछले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था मालूम करने को, मालूम करना है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालूम करें व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकंड कॉइल। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कैलकुलेट करना है, और इसके अलावा जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बात करनी है। तो इस क्वेश्चन का डाटा कुछ ये है कि आपको ईएमएफ गिवन है क्वेश्चन में, और ईएमएफ कितनी गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो जो हमें ईएमएफ गिवन है वो गिवन है ES इज इक्वल टू 45 मिली वोल्ट।
यहाँ पर ई एस जो है EMF इन सेकेंड कॉइल है और EMF सेकेंड कॉइल की वैल्यू 45 मिली वोल्ट सेकेंडरी कॉइल। मिली हम जानते हैं मिली को, क्योंकि जो EMF होती है वो वोल्ट के हिसाब से मेजर की जाती है, मिली वोल्ट के हिसाब से नहीं की जाती। तो हम यहाँ पर जो है इस मिली को रिप्लेस करते हैं। मिली एक ऐसा प्रीफिक्स है जो इक्वल होता है 10⁻³ के, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10⁻³ जबकि नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 500, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गए। करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, तो करंट था कितना 10 एम्पियर, कितने पर आ गया 4 एम्पियर पर, तो चेंज कितना आ रहा है 10 - 4 यानी कि 6 एम्पियर का चेंज आया। और ये करंट चेंज करने में टाइम कितना लगा 0.2 सेकेंड्स का। हमें मालूम करना है एम का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन सेकंड कॉइल। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले मालूम करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम का अमाउंट। तो एम का अमाउंट मालूम करने के लिए म्यूचुअल डेफिनेशन होती है कि द व्हेन वी चेंज द करंट इन प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल। वही डेफिनेशन बार बार रिपीट करते हैं कि ES = MIP/ΔT। यहाँ पर हम ES की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो कि 45 मिली वोल्ट यानी 45 × 10⁻³ है। करंट चेंज 6 एम्पियर का था और टाइम 0.2 सेकंड का था। तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 0.2 डिवाइड हो रहा है तो 45 से मल्टीप्लाई हुआ और 6 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड में आया। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिला हमें 0.0015, या हम कह सकते हैं 0.0015 हेनरी। अगर इसको एक्सप्रेस करें मिली हेनरी में, तो मिली हेनरी में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करने का जवाब मिला 1.5 mH। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमें जवाब मिला 1.5 मिली हेनरी। 1.5 मिली हेनरी इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारे इस कॉइल की। अगर हमें मालूम करना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हम यूज करते हैं फैराडेस लॉ की इक्वेशन। और फैराडेस लॉ की इक्वेशन है कि व्हेन वी चेंज द फ्लक्स एंड ईएमएफ प्रोड्यूस ES = NS/S/T। यहाँ से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, रेट यानी टाइम, फ्लक्स यानी ΔΦ। तो NS जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में लिख देते हैं, NS मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड में आया। इसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। EMF 45 मिली वोल्ट्स थी यानी 45 × 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स जो हमें गिवन है यहाँ पर, तो कितने गिवन है 500 टर्न्स गिवन है हमें यहाँ पर। अब हम डिवाइड जब करते हैं इनको, तो डिवाइड करने के बाद हमें जवाब मिलता है, और वो कितना मिलता है 0.00009। उसके बाद जो है ये फ्लक्स का हमें जवाब मिला। तो अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमें आंसर मिलता है 9×10⁻⁵, क्योंकि फ्लक्स है, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। टाइम अपॉन में लिखा है तो सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है 9×10⁻⁵ वेबर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसे हमने फ्लक्स चेंज कैलकुलेट किया। यहाँ पर क्या हमने कैलकुलेट किया कि कितनी EMF इंड्यूस हो रही है, तो हमने कहा EMF इंड्यूस हो रही है 0.0015 हेनरी की EMF इंड्यूस हो रही है। तो ये हमने म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीट किया और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से, और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसका जो पर्पस होता है यूज करने का वो ये होता है कि हम इसकी मदद से वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, आप उस डिवाइस को क्या नाम देते हैं? आप उसे ट्रांसफॉर्मर का नाम देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरह का होता है जिसमें हम एक वोल्टेज प्राइमरी साइड पर देते हैं, एक वोल्टेज सेकेंडरी साइड पर देते हैं, और वोल्टेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किस उसूल पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर जो बेसिकली वर्क करता है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट एक सोर्स का नाम है। इलेक्ट्रिक करंट किस सोर्स का नाम है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किसी भी चीज में मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसके बाद सेकंड अगर बात की जाए, इसी मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से किसी दूसरे कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज करने से EMF इंड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक प्रिंसिपल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो उससे
वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ ट्रांसफार्मर का। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की बेसिक कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ट्रांसफार्मर जो है मुश्तमिल होता है एक कोर पर जो कि आयरन का बना होता है, और साथ में हम दो कॉइल्स फॉर्म कर देते हैं, एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये आपके पास आयरन कोर है, आयरन का बना हुआ एक फ्रेम है जिसको हम आयरन कोर कह रहे हैं। जबकि रेड आपको जो वायर्स नजर आ रही है यहाँ पर, ये बेसिकली हम एक तरफ जो वायर होल्ड करते हैं इस कोर के ऊपर, हम इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो ब्लू आपको वायर्स नजर आ रही हैं हम इसको कह रहे हैं सेकेंडरी कॉइल। तो एक हो गया हमारे पास प्राइमरी कॉइल और एक हो गया सेकेंडरी कॉइल, और ये दोनों कॉइल कहाँ पर होते हैं? आयरन के बने हुए कोर पे मौजूद होते हैं। अब इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की यूज करते, शुरू में हमने बात की इसकी यूज करने की वजह हमने देखी ताकि हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सके या वोल्टेज को हम डिक्रीज कर सके। अब ट्रांसफार्मर इसी हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टेप अप होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। अगर आपको वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो आपको जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना चाहिए उसे आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा है? जो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि 100 वोल्ट का वोल्टेज मौजूद था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको? यहाँ पर आपको मिल जाएगा 400 वोल्ट का, यानी 100 वोल्ट किसमें चेंज हो गया? 400 वोल्ट के अंदर। इसका मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करवा दे, आपने उसे क्या कहना होता है? आपने उसे कहना होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका क्या होता है? तरीके का कुछ ये होता है कि आप आयरन कोर लेते हैं और उसके पर दोनों तरफ बाइंडिंग्स करते हैं। जो ग्रीन बाइंडिंग है प्राइमरी है, जो रेड है वो सेकेंडरी है। आपने नोटिस ये किया होगा कि प्राइमरी बाइंडिंग के जो टर्न्स हैं वो कम है, लेट्स से 1 2 3 4 टर्न्स हैं। यहाँ पर 4 से जो है ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद है इस साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है तो वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने चाहिए। कहाँ पर? आपको नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा रखने चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइमरी टर्न्स। तो इससे होगा क्या? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट साइड पर, इनपुट का वोल्टेज कम होगा, आउटपुट का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनपुट आउटपुट बढ़ गया। हम इन टर्म्स ऑफ पावर बात करते हैं तो पावर देखिए पहले इनपुट में भी 1000 वॉट है और आउटपुट पावर कितनी? 1000 वॉट है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज 100 से 400 होता है तो बेसिकली करंट में देखिए चेंज क्या हो रहा है। इनपुट साइड पर करंट 10 एम्पियर का है, आउटपुट साइड पर करंट 2.5 एम्पियर का है। जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट डिक्रीज हो जाता है। एंड जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, पावर का मतलब भी होता है VI या IV, करंट टू वोल्टेज। तो करंट 2.5, वोल्टेज 400, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको जवाब मिल जाता है 1000 वोल्ट का। इसी तरह अगर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 1000 वॉट का। इसका मतलब दोनों की जो पावर है इनपुट और पावर आउटपुट बराबर है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि जब वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट को इंक्रीज और डिक्रीज में बात करते हैं, लेकिन पावर का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्टेप अप हमने डिस्कस किया। स्टेप अप के बाद बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिल्कुल वही है जो स्टेप अप था, बस फर्क इतना है कि स्टेप डाउन के अंदर होता ये है कि हम जो है नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर अपोजिट होते हैं। हमने स्टेप अप में कहा था कि वोल्टेज इंक्रीज करना होता है, स्टेप डाउन में हम कहते हैं कि वोल्टेज हमें डिक्रीज करना है। तो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर ये करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड के जो है कम कर देते हैं और प्राइमरी साइड के ज्यादा कर देते हैं। यानी हमारे पास तो ये होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड के कम होते हैं और प्राइमरी साइड के ज्यादा होते हैं। अगर हम ये काम कर देते हैं इसका मतलब हमने जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लिया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं सेकेंडरी साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और प्राइमरी साइड पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। इससे होता क्या है? देखिए यहाँ पर जो है प्राइमरी पर 1000 वोल्ट मौजूद है, सेकेंडरी पे कितने वोल्ट है? 200 वोल्ट मौजूद है। 1000 वोल्ट 200 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज हो गया। लेकिन करंट कितना था? 1000 वोल्ट पे 2 एम्पियर का, यहाँ पे करंट कितना है? 10 एम्पियर का। तो जब मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो पावर क्या होगी? I इंटू V, वोल्टेज इंटू करंट। 1000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वोल्ट आ जाएगा। 10 इंटू 200 2000 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब पावर इनपुट आउटपुट सेम है, बस फर्क इतना कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 50, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 10 नहीं कहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 10 गिवन है।
तो बेसिकली हम यहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, और वोल्टेज को डिक्रीज करने वाले ट्रांसफार्मर को आपने क्या कहना होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद अगेन अगर बात की जाए कि ट्रांसफार्मर हम कहाँ पर लगाएंगे, प्लेस कहाँ करेंगे, तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हम ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन क्या, हम बेसिकली जब पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाकर हमें उसको जो है कंज्यूमर तक ट्रांसमिट करना होता है। तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम बीच में जो कुछ ट्रांसफार्मर लगा करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन हमें नजर आ रही है जो कि हाई वोल्टेज पर होती है। तो 12,000 वोल्ट पर हमने भेजा, 12,000 वोल्ट से देखिए यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, इसने को 240,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से वो एनर्जी जा रही है, उसके बाद फिर यहाँ पर स्टेप डाउन में आई, स्टेप डाउन ने उसको 8,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ पर अगेन एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हमारे घरों के नजदीक लगा होता है बहुत ज्यादा, उसने वोल्टेज 240 वोल्ट कर दिया। इसका मतलब वोल्टेज को 240 वोल्ट पर लेकर आ गया। हमने एक वोल्टेज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करवा दिया, 12,000 को 240,000 पे लेकर आ गए। इतना ज्यादा हमने इंक्रीज करवाया क्यों वोल्टेज? और हम यहाँ पे कह भी रहे कि ट्रांसफार्मर का जो यूज है वो यही है कि ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, एक बेहतरीन तरीका है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को दूर दराज तक ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप डायरेक्ट वायर के थ्रू तो ट्रांसमिट कर सकते थे, हम डायरेक्ट वायर क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, बीच में ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं? तो ट्रांसफार्मर लगाने का पर्पस ये होता है कि आप जानते हैं यहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं जिसको पावर लॉसेस कहते हैं हम। तो पावर लॉसेस का फॉर्मूला होता है P=I²R, यानी पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, जितना ज्यादा करंट होगा पावर लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो बेसिकली जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर देता हूँ, तो वोल्टेज को इंक्रीज करने पर होता क्या है, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ट्रांसफार्मर के लिए वो कुछ ये होता है कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करंट जब डिक्रीज होगा तो करंट के डिक्रीज होने से पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो हम ट्रांसमिशन एंड पर एक बुनियादी प्रिंसिपल लगाते हैं, वो ये होता है कि आपने जो है जब भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट करने के लिए आपने वोल्टेज हाई और करंट लो रखना है। करंट लो रखने पर क्या होगा, पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएंगे। लेकिन जब कंज्यूमर की एंड पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी है तो हम वहां पर अपोजिट कर देते हैं। कंज्यूमर को क्या करते हैं, हम कंज्यूमर साइड पर वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं और करंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो दोनों एंड पर अलग अलग हमारे प्रिंसिपल होते हैं कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिटिंग एंड पर, तो ट्रांसमिटिंग एंड पर होता ही है कि हाई वोल्टेज लो करंट, और कंज्यूमर के एंड पर अगर बात की जाए तो कंज्यूमर के एंड पर हम कहते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो होगा, करंट क्या होगा, हाई होगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम ये इसके वर्किंग के हवाले से। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसके पास दो टर्न्स हैं, एक का हम NP नाम रखते हैं और एक का NS। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, ये हमारे पास दो टर्न्स हैं। और इससे होता है कि हम जब AC करंट सप्लाई करते हैं, A मतलब ऑल्टरनेटिंग और C मतलब करंट, ऐसा करंट जो बार बार डायरेक्शन को चेंज करता हो उसे कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सेकंड कॉइल के अंदर या सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाती है, EMF इंड्यूस हो जाती है। यानी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है प्राइमरी कॉइल ब्लू वाला है, इस ब्लू वाले प्राइमरी कॉइल के अंदर हम AC सप्लाई कर रहे हैं, AC पावर सप्लाई मौजूद है इसके साथ। और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो करंट कम या ज्यादा हो रहा है, करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब AC मौजूद है यहाँ पे करंट, और उस AC करंट से फ्लक्स चेंज होता है, वो फ्लक्स लिंक करता है सेकंड कॉइल के साथ, और सेकंड कॉइल के साथ एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जो वायर्स फोल्ड की हुई कोर पर, आप वायर फोल्ड कर रहे हैं आयरन कोर पर, इनका दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्ट आपस में कोई नहीं है वायर्स का आपस में। हम बेसिकली एक की मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो सेकंड कॉइल पे लेके जा रहे हैं। यानी आप ये कर रहे हैं यहाँ पर करंट चेंज करवा रहे हैं प्राइमरी कॉइल पे, और सेकंड कॉइल के अंदर EMF को इंड्यूस करवा रहे हैं, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की हमने यहाँ पे बात की। और फेराडेस लॉ के मुताबिक अगर बात की जाए तो फेराडेस लॉ ये होता है कि फ्लक्स चेंज करवाते हैं, अगर आप फ्लक्स चेंज करवा देते हैं तो आप EMF इंड्यूस करवा देते हैं। तो ये EMF प्राइमरी कॉइल के लिए था, और इसी तरह मिलता जुलता फॉर्मूला हमने सेकंड कॉइल के लिए भी लिखा, बस पर कितना था, NS आ गया और ES आ गया।
अब इन फॉर्मूला में हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाया, तो डिवाइड करवाते वक्त ईपी यानी ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल, दोनों का आपस में डिवाइड करवाया। एनपी/डी को हमने एनएस/डी से डिवाइड करवाया। तो डिवाइड करने में आंसर मिलता है कि ईपी डिवाइडेड बाय ईएस इज इक्वल टू हो जाता है एनपी डिवाइडेड बाय एनएस। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन कहलाती है जो हमने कैलकुलेट कर ली। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर की इक्वेशन यूज करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, ईपी डिवाइडेड बाय ईएस इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाय एनएस। तो हम अपने लेक्चर को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।